हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे बात करूंगा भाग 17 के बारे में। भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ से उठते हुए देखे हैं और इसको मैंने इतना विस्तृत बता दिया है कि आज के बाद इस भाग 17 से खासकर राजभाषा के संबंध में यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर आप ये क्लास तैयार कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ से प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। और ये आप मेरी बात मान के चलिएगा कि मैंने विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखे हैं और आने वाली हर परीक्षा में अगर संविधान से प्रश्न उठता है तो इस राजभाषा आयोग को एग्जामिनर अपनी नजर में रखता है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाता है। तो इसके संबंध में आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास और इसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि भाग 17 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राजभाषा का प्रावधान किया गया है और जिसका विस्तार अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसको मैंने इसके जो जितने भी अनुच्छेद थे मैंने सभी अनुच्छेदों को शामिल किया है और इन अनुच्छेदों के माध्यम से मैं इसको आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैंने ज्यादा शब्दों में लिखा है और जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको मौखिक तौर पे बता दूंगा उसके प्रावधानों को। सबसे पहले मैंने लिखा है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में बात की गई है संघ की राजभाषा की। इसकी बात की गई है संघ की राजभाषा, यानी कि संघ में हमारी राजभाषा, जो संघ यानी कि केंद्र की बात की जा रही है, तो हमारी राजभाषा क्या होगी। तब आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को जो आपकी भारत संघ है, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। किसको? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मेरे हिसाब से आप इस डेट को याद रखिएगा जो 14 सितंबर 1949 लिखा है। इस दिन जब बहुत, चूंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनमें विभिन्न प्रकार के इसमें मतभेद थे, तो काफी लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि जो आपका 14 सितंबर है महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अच्छा, इसके संबंध में मैंने क्या लिखा है कि संघ की भाषा के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। जो संघ की राजभाषा थी उसके संबंध में संविधान में क्या उपबंध किए गए थे उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। लेकिन आपको ये डेट याद रखिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला मैंने इसमें क्या प्रावधान लिया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है। और साथ में क्या लिखा गया था, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। कहने का मतलब ये है कि जो आप जो ये भारतीय संघ में जो राजभाषा होगी, भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को स्वीकार किया गया। लेकिन साथ ही साथ यह बात कही गई कि कामकाज में यदि संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा वह अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखी जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय रूप में कहने का मतलब कैसे लिखी जाएंगी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जैसे ऐसे हम लिखते हैं 1 2, इस तरीके से लिखी जाएंगी, ना कि देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में 2 कैसे बनता है, ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, तो इस तरीके से न लिख के उसको अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हिंदी को जो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती थी उसको भारत की राजभाषा तो स्वीकार किया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि अपने कामकाज में जो हम इन संख्याओं का प्रयोग करेंगे वह कैसी लिखी जाएंगी, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय रूप में प्रयुक्त होती है वैसे ही प्रयुक्त की जाएंगी। फिर दूसरा प्रावधान क्या है कि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष तक, यानी कि 1950 से 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिसके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग होता था। इसमें एक बात, दूसरा जो प्रावधान किया गया कि संविधान प्रारंभ होने के 15, यानी कि संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो इसका मतलब इसके 15 वर्ष तक, यानी कि जो आपका 1965 तक हिंदी को, जो आपकी चूंकि राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इन 15 वर्षों तक अंग्रेजी को उस रूप में स्वीकार किया जाएगा जिस प्रयोजन के लिए 1950 से पहले अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो उन प्रयोजनों के लिए आपका इन 15 वर्षों तक भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। फिर तीसरे में लिखा गया है कि 15 वर्ष के बाद भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। संघ को इस बात का अधिकार था कि 15 वर्ष या 1965 में 15 वर्ष पूरे हो गए थे,
लेकिन इन 15 वर्षों के बाद भी यदि संघ को आवश्यक लगता है कि इस मामले में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है, तो वह उन मामलों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था, उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। फिर आपका दूसरा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 344। पहले अनुच्छेद में चर्चा किसकी की गई? अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा की गई। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। फिर अनुच्छेद 344 में बात की गई है राजभाषा पर संसदीय आयोग व समिति। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाएगा कि राजभाषा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई, तो आपको याद रखना है कि राजभाषा आयोग की चर्चा अनुच्छेद 344 के तहत की गई है। और साथ ही साथ इस आयोग के संबंध में, इसकी जांच करने के संबंध में जो एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है, वह संसदीय समिति का प्रावधान भी किसमें किया गया है? आपके अनुच्छेद 344 में किया गया है। किसके तहत इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 344 में। अच्छा, अब इसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनका जिक्र संविधान में खास करके किया गया है, मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा। आप अनुच्छेद 344 के तहत आपने राजभाषा आयोग के संबंध में समझा कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, उसके 5 वर्ष बाद, और पुनः 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद और पुनः 10 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में और 1960 में, 1955 और 60 में एक राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा स्पष्ट हो गया कि जो राजभाषा आयोग होगा उसका गठन कौन करेगा? अब आपका जवाब हो जाएगा राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा कि एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग व अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य संबंधित मामलों पर सिफारिश करेगा। इस आयोग का कार्य क्या होगा कि हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग, कहने का मतलब या ऐसे प्रावधान बनाएगा या ऐसी अनुशंसाएं देगा या ऐसी सिफारिशें देगा जिससे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ सके और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित किया जा सके। यह कार्य किसका होगा? उस आयोग का होगा, और जिसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर क्या किया गया कि आयोग की सिफारिशों के अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी। जिस संसदीय समिति की मैंने बात अनुच्छेद 344 के तहत की है, वह इस आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसका अध्ययन करेगा और इस मामले पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देगा कि जो इस आयोग ने सिफारिशें दी है उसमें क्या क्रियाकलाप आगे किए जा सकते हैं और क्या परिवर्तन इसके आधार पर संभव है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप जो समिति, और जो मैंने आपको बताया कि जो आपका आयोग है और जो समिति है, तो चूंकि इसका प्रावधान संविधान में किया गया था, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1955 में मैंने 5 वर्ष के बाद बताया था कि इस एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसी क्रम में 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में, आपको याद रखना है 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर, यानी कि कौन थे? बाल गंगाधर खेर, ऐसे कुछ नाम था, बाल गंगाधर खेर ही शायद नाम था उनका, कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का, फिलहाल आपको बीजी खेर याद रखना है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ लेकिन शायद बाल गंगाधर खेर ही नाम था। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जो कि 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यहाँ से आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? अब आपको याद रखना है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बीजी खेर बने थे। कौन बने थे? बीजी खेर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इनका थोड़ा पूरा नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है शायद वही, लेकिन आप इस बीजी खेर को याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से आपका बन जाएगा। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। तो जो 1955 में आयोग का गठन किया गया, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। फिर 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, अब जब 56 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी आयोग ने, तब इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। अब आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो आपको याद रखना है कि 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। वही बात, इस रिपोर्ट की समीक्षा का मतलब इस रिपोर्ट का अध्ययन किया, इस रिपोर्ट की समीक्षा की। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। पहला प्रश्न आपसे यहाँ से ये बन जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में दी थी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर इस आयोग के
अध्यक्ष थे। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इस आयोग की रिपोर्ट पर समीक्षा करने के लिए संसदीय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। उस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि 1960 में दूसरे राजभाषा आयोग का गठन होना था। 1960 में दूसरे राजभाषा आयोग का गठन होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश 1960 में दूसरे राजभाषा आयोग का गठन नहीं हो पाया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे 1957 में जो मैंने यहाँ पे आपको समिति बताई, इससे संबंधित मेरे दिमाग में 2 प्रश्न और आ गए हैं, आप याद रखिएगा। और चूंकि अचानक मेरे दिमाग में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। कि एक चीज आपको ये याद रखना है कि राजभाषा संबंधित जो संसदीय समिति बनती है, राजभाषा संबंधित जो संसदीय समिति बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? तो पहला प्रश्न आपका ये होगा कि सदस्य की संख्या पूछी जा सकती है। तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, जिसमें 20 लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि इस संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, संविधान में तो इसका ये प्रावधान है कि इस समिति का अध्यक्ष जो ये सदस्य 30 सदस्य होते हैं या अपने में से ही किसी को चुन लेते हैं, जो 30 सदस्य होते हैं या स्वयं इस अध्यक्ष को चुनते हैं, यह प्रावधान संविधान में किया गया। लेकिन आपको याद रखना है कि यह एक परंपरा चली आ रही है कि इस समिति का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, वह इस समिति का, जो राजभाषा संबंधी समिति संसदीय समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? यह एक परंपरा चली आ रही है कि भारत का गृह मंत्री उसका अध्यक्ष होता है और यह 30 सदस्यीय समिति होती है। संविधान में इसके अध्यक्ष का प्रावधान ये है कि सदस्य अपने आप सदस्य एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, लेकिन परंपरावश ये बात चली आ रही है कि इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, अचानक मेरे दिमाग में आए थे, मैंने आपको बता दिए और आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, 1963 में संसद द्वारा, जब 1960 में दूसरे राजभाषा आयोग का गठन नहीं किया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 1953 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम लाया गया। अब यहाँ से सीधा आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि राजभाषा अधिनियम कब आया था? तब आपको याद रखना है कि 1963 में राजभाषा अधिनियम संसद द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया गया? इसमें संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखना, क्योंकि ये प्रावधान किया गया। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन 15 वर्ष के बाद चूंकि जो आयोग का गठन होगा या हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देकर अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करेगा, ऐसी मतलब पहले ऐसी विचारधारा थी। लेकिन जब 1960 में दूसरे आयोग का गठन नहीं हो पाया तो मैंने आपको बताया कि 1963 में संसद द्वारा एक राजभाषा अधिनियम लाया गया और उसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि 1965 के बाद भी संघ के सभी कार्यों व संसद की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा को जारी रखने के साथ साथ हिंदी का उपबंध किया गया। कहने का मतलब हिंदी का तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रहेगा और इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं की गई। निश्चित की गई कि इतने वर्षों तक होगा, जब तक इसकी आवश्यकता होगी तब तक हिंदी का प्रयोग जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हिंदी के प्रयोग का भी उपबंध इस राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। उसके बाद आता है 1967 में क्या किया गया? 1967 में जो ये आपका 1963 में राजभाषा अधिनियम आया था, इसमें कुछ संशोधन किया गया। अब संशोधन क्या किया गया था? इसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए संशोधन किया गया कि हिंदी का जिन कार्रवाइयों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, चूंकि अभी हिंदी का उतना विकास नहीं हो पाया है कि सभी कार्य हिंदी में किए जा सके, इसलिए जो इसमें 1967 में संशोधन किया गया, 1967 में आपके 1963 के राजभाषा अधिनियम में जो संशोधन किया गया उसमें हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी अनिवार्य कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपके लिए आता है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसमें राज्य की राजभाषा अथवा भाषा का जिक्र किया गया। राज्य की राजभाषा अथवा भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 345। तो इसके क्रम में मैं मौखिक आपको बता दे रहा हूँ कि इसके क्रम में आपको ये याद रखना है कि संविधान में इसके लिए कोई विशेष भाषा का प्रावधान नहीं किया गया था। किसी राज्य के लिए संविधान में किसी विशेष भाषा का प्रावधान नहीं किया गया था। कोई भी राज्य अपने यहाँ की किसी क्षेत्रीय भाषा को या हिंदी को, किसी क्षेत्रीय भाषा को या हिंदी को या एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को अपने यहाँ जो आपकी कार्यप्रणाली है उसमें शामिल कर सकता है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भी राजभाषा है और साथ में सहभाषा के रूप में 1989 में उर्दू को भी
एक आधिकारिक भाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह एक या एक से अधिक भाषाओं को अपने यहाँ कार्यप्रणाली में लागू कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये प्रावधान न किए जा सके, या हिंदी या अन्य भाषा के प्रावधान न किए जा सके, तब तक अंग्रेजी भाषा यहाँ लागू रहेगी। मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। फिर अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए भाषा। अब इसमें भी कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 346 में यदि दो राज्य आपस में किसी प्रकार का संवाद करते हैं या राज्य केंद्र से किसी प्रकार का संवाद होगा, तो वह किस भाषा में होगा। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह संवाद हिंदी में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति है कि किसी राज्य में हिंदी का विकास नहीं हो पाया है, तब यह संवाद किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में यह संवाद, चाहे दो राज्यों के बीच की बात हो या राज्य या केंद्र के बीच की बात हो, तब यह संवाद अंग्रेजी भाषा में होगा। और ये दो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ दोनों राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के रूप में कार्य किया जा रहा है, मतलब हिंदी में आधिकारिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, तो दोनों राज्य अपनी आपसी संवाद में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 347, इसमें क्या कहा गया, किसी राज्य की जनसंख्या में एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। कहने का मतलब इसमें यह है कि राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति है कि यदि उसको यह लगता है कि कोई विशेष बड़ा जनसंख्या समूह किसी क्षेत्रीय भाषा को अपने राज्य में एक औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार करवाना चाहता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति इस बात के लिए मंजूरी दे सकता है कि उस जो जनसंख्या विशेष की भाषा है उसको राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये रहेगी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, कहने का मतलब उस राज्य में जो अन्य भाषा के अल्पसंख्यक वाले लोग होंगे, अल्पसंख्यक श्रेणी वाले लोग होंगे, उनकी जो भाषा होगी उसके संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 348, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुच्छेद 348 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हाई कोर्ट में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसके संबंध में आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी किस भाषा में निर्णय दिए जाते हैं, वह किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वही बात यहाँ हाईकोर्ट के लिए भी लागू है कि ज्यादातर हाईकोर्ट में अंग्रेजी भाषा में ही जो इसकी कार्यवाही है वह अंग्रेजी भाषा में ही संचालित की जाती है। लेकिन हाईकोर्ट के संबंध में आपको ये याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी हाईकोर्ट में हिंदी भाषा में जो आपकी इसकी कार्यवाही है हिंदी भाषा में संचालित करने के लिए इन हाईकोर्ट को आदेशित कर सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो हाईकोर्ट होंगे, जो इनके निर्णय आएंगे वह हमेशा अंग्रेजी भाषा में आएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब आप ये समझ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यदि केवल अंग्रेजी भाषा में सारे प्रावधान, सारी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में है, तो जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है वह उन निर्णयों को कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक अनुवादक विभाग होता है। कौन सा विभाग होता है? अनुवादक विभाग होता है। तो वह उन निर्णयों को हिंदी भाषा में भी अनुवादित करता है, लेकिन मूल रूप से इनके निर्णय अंग्रेजी भाषा में आते हैं। वही बात यहाँ पे की गई है कि विभिन्न अधिनियमों, संसद द्वारा कोई अधिनियम पारित किया जाए या राज्य विधानसभाओं द्वारा कोई विधेयक लाया जाए या कोई अधिनियम बनाया जाए, उन स्थिति में जो इन अधिनियमों का वहाँ पे पाठ होगा, पढ़े जाएंगे और किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पढ़े जाएंगे, और वहाँ भी एक अनुवादक विभाग होता है जो इनका हिंदी में अनुवाद कर देगा। तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद 348 आप समझ गए होंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाला प्रावधान याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है अंग्रेजी भाषा में इनकी कार्रवाइयां संचालित होती है, लेकिन हाई कोर्ट में राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी में कार्यवाही तो संचालित करवा सकता है, लेकिन इनके आर्डर और इनके जो निर्णय होंगे, इनके जो निर्णय फैसले जो भी होंगे वह किस भाषा में आएंगे? अंग्रेजी भाषा में ही आएंगे। फिर आपका अनुच्छेद 349 में क्या, भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, कि भाषा के संबंध में जो कुछ नियम बनाने की प्रक्रिया है, इसके लिए अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति अधिकृत होगा, और इसका जिक्र अनुच्छेद 349 में किया गया। फिर अनुच्छेद 350, इसमें क्या आपको याद रखना है कि शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा। अब एक चीज इसमें आपको ये याद रखनी है कि मान लो किसी राज्य में किसी जो व्यक्ति प्रताड़ित है उसके द्वारा कोई शिकायती पत्र दिया गया, कोई शिकायत की गई, तो वह शिकायती पत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि यह राजभाषा में, जो इसकी भाषा है वह राजभाषा नहीं है। आपको याद रखना है, यह जरूरी नहीं है कि हम किसी बात की कोई शिकायत कर रहे हैं तो अपनी राजभाषा में करें। फिलहाल वहां पे क्या प्रावधान होगा कि उसकी शिकायत का निवारण किया जाएगा, चाहे जिस भाषा में उसने दिया हो, राज्य की स्थिति के आधार पर उस शिकायत का निवारण किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 350(1) बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए
शिक्षण के लिए सुविधाएं, यहाँ पे मैंने सुविधाएं लिखा है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 350A के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, कहने का मतलब ये है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि यदि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं तो उनके संबंध में भी, क्योंकि जो प्राथमिक भाषा है उसमें उनको मातृभाषा का ज्ञान हो सके और उनकी भाषा का संरक्षण हो सके, उनकी भाषा बची रह सके, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके लिए प्रबंध करे और इस मातृभाषा में शिक्षण के लिए इनको सुविधाएं प्रदान करे। यह किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 350A के तहत। और इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि इसको 7वें संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस अनुच्छेद 350A का प्रावधान किया गया। और जब आपको याद होगा, जब मैंने 7वां संशोधन 1956 पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि एक से जो राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल होगा, वह एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 350B। अनुच्छेद 350B में आपको क्या याद रखना है, इसका प्रावधान भी 7वें संशोधन 1956 द्वारा ही किया गया। तो आपका अनुच्छेद 350B है, इसका प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। इसमें क्या, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी, कहने का मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 350A में प्रावधान किए गए हैं कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। तो इसकी जांच के लिए अनुच्छेद 350B के तहत राष्ट्रपति एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। वह इन मामलों पर देख रेख रखेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, आपको याद रखना। फिर आप सबसे लास्ट इसका आता है अनुच्छेद 351। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। जो आपका अनुच्छेद 351 है, विभिन्न राज्यों के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आखिर हिंदी का विकास किस तरीके से किया जा सके। तो यहाँ मैंने नीचे लिखा है, संविधान हिंदी के विस्तार व विकास के लिए केंद्र के कर्तव्य निर्धारित करता है ताकि यह भारत की विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके। संविधान क्या व्यवस्था करता है हिंदी के विकास के लिए कि वह राज्यों के लिए केंद्र व राज्य दोनों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं कि यह भारत की क्योंकि भारत एक विविधता में अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार की भाषाएं जगह जगह बोली जाती हैं। तो उनमें क्या कहा गया है कि विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके, कौन सी? हिंदी। इसके लिए इसके विकास के निर्देश आपके अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं कि आपका केंद्र व राज्य इस तरीके का प्रावधान अपने यहाँ करे कि विभिन्न भाषाओं, जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं देश के विभिन्न राज्यों में बोली जा रही है, उनके साथ साथ हिंदी का भी इस प्रकार से प्रचार प्रसार हो, इस प्रकार से विकास हो कि यह भी उनके बीच में एक लोक भाषा बन सके। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, चूंकि यहाँ पे बात भाषाओं की चल रही थी तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया और यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। ये स्टैटिक का पार्ट आ गया यहाँ पे कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा को बनाने का फैसला आधिकारिक तौर पर किया। आपको याद रखना है, सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे यहाँ से बनेगा कि शास्त्रीय भाषा का प्रावधान कब आया था, तब आपको याद रखना है कि सन 2004 में शास्त्रीय भाषा का प्रावधान भारत सरकार द्वारा आया था। कब शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया? 2004 में। अगर आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक भाषा आपकी शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6। आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है, करंट का विषय आपका अभी करंट का विषय है ये कि 3 नई भाषाओं को संरक्षित करने के लिए भी इनको शास्त्रीय भाषा में जोड़े जाने की सिफारिश की गई है। लेकिन आपको क्या याद रखना कि आधिकारिक तौर पर 6 है, जिसमें आपकी तमिल है जो कि 2004 में शामिल हुई थी, संस्कृत 2005 में शामिल हुई, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसी 2014 में शामिल हुई। उड़ीसी 2014 में। यहाँ से जो 6 भाषाएं हैं, इनसे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है इसमें शामिल, तो आपकी तमिल हो जाएगी। और शामिल सबसे नई भाषा कौन सी है, तो उसके क्रम में आपको याद रखना है कि शामिल सबसे नई भाषा उड़ीसी हो जाएगी। कौन सी? उड़ीसी हो जाएगी। जब आपकी जो सबसे पुरानी भाषा है उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन संस्कृत दिया जाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल। अच्छा, इसी क्रम में क्या मैंने आपको बताया कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसके अनुसार 3 नई भाषाओं को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आपकी प्राकृत जो कि जैन धर्म की भाषा है, पाली जो कि बौद्धों की भाषा है, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इसको याद रखिएगा कि फारसी भाषा को भी, पाली आपका मैंने बताया प्राकृत और पाली और फारसी, ये 3 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में जोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किए गए हैं। खासकर इसमें आप फारसी भाषा को याद रखिएगा। तो फिलहाल
इस जो भाग 17 था जो कि राजभाषा से संबंधित था, मैंने बहुत साधारण शब्दों में बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास किया है। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत आसानी से इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप बना पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और चूंकि मैं मेहनत करके अच्छा कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करके आपके समक्ष लाता हूँ, तो इसका परिणाम भी आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेगा। अगर आप अपनी हिंदी की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरे साथ हिंदी की क्लासों में जुड़िए और संविधान संशोधन की श्रृंखला जो 60 वीडियो के माध्यम से चल रही है, वहां जाकर भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।